की चट्टानों में। आपको 100 किलो यूरेनियम लेना है, उसमें से 700 ग्राम यूरेनियम ही परमाणु बम बनाने के लिए यूज किया जाता है। वहां से परमाणु बम क्यों नहीं बना सकते? एक तो क्लियर है कि बम बनाने के लिए नाभिक को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ अपन उसे सकते हैं जो कि अस्थिर हो। अस्थिर कब होगा? जिसमें प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा हो, मतलब तनक मार दे मेरा बन पे टूट जाए, सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन। अब सुनो, अब यहाँ नाभिकीय बल कम होगा। यहाँ नाभिकीय बल कम क्यों होगा? देखो, नाभिक का जो बल होता है बहुत छोटे एरिया में लगता है, नाभिक के बीच बहुत छोटे एरिया में लगता है। जैसे हमारे संग एक दो जन हुई है तो हमारे बीच मस्त नाभिकीय बल लगे, पता चलो मान लो लेने लगी चारों तरफ, मान लो तनक तनक जनों पे हम के रखता है कौन? नाभिकीय बल। तो यदि प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाए तो उनको धकेलता कौन है? कूलाम्ब बल। ये तो एक चीज के लिए ठीक है भाई, गलती है। जिस जगह पर परमाणु बम का वार हो जाए या परीक्षण हो जाए, वहां पर लाखों साल या हजारों साल तक वहां रेडिएशन हो सकता है। ये हर चीज को दूषित कर देते हैं, रेडिएशन के नाभिक से मार मारते हैं। जैसे ये लोग ढांवा पानी नाभिक में देते बजड़ देते हैं, तो जो नाभिक है ना, दो बराबर भागों में ऐसे टूट जाते हैं। जब बराबर भागों में ऐसे टूट जाते हैं, वे कहते हैं बेरियम और क्रिप्टॉन। और बीटा भी एक खतरनाक तरीका रेडियो एक्टिव पार्टिकल होता है, ये हमारे मांस को चीर देता है। इसको चीर देता है मांस को, हमारे डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है बीटा। और गामा खतरा ये बहुत खतरनाक है, ये शरीर के आर पार निकल जाता है। न्यूट्रॉन सबसे भारी कण होता है, न्यूट्रॉन से मारेंगे तो आराम से ये नाभिक टूट जाएगा और नाभिक में ऊर्जा निकल आएगी। जितना ज्यादा भारी नाभिक होगा, मतलब जितने ज्यादा प्रोटॉन जितने ज्यादा न्यूट्रॉन होगा, और जितना ज्यादा उसमें क्या मास डिफेक्ट पाया जाएगा। इस मास डिफेक्ट मतलब उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी, और यही ऊर्जा को अपन यदि अपन तोड़ दें तो इसके भयानक रूप में क्या निकलती है कि उसकी नाभिक की ऊर्जा बाहर निकल है। वैसे जो भारी तत्व होते हैं इनमें नाभिकीय बल कैसा होता है? कमजोर होता है। अब क्यों होता है भाई? 20-50 जने 80 जने इकट्ठे करें, अब देखो नाभिक कौन कौन बल लगे, नहीं लगा सकता है ना भाई। प्रोटॉन होंगे 80-80, जितने भाई प्रोटॉन होंगे उतने न्यूट्रॉन होंगे। अब देखो नाभिक तो लगाता है, बल्कि नेट टूटो यहाँ से रहो, लेकिन बहुत ज्यादा होने के कारण बहुत ज्यादा तनाव रहता है, क्या है ना, जिसकी वजह से ये स्थिर होता है। कैसा होता है? स्थिर होता है। जैसे कि दो जने इकट्ठे बैठे हैं ना, उन्हें तोड़ना बहुत टफ होता है। अगर 50 जने बैठे हुए, एक लाख 2-3 जने होते हैं, है ना, पूरे जने बड़ा वाला बल कैसा है? ज्यादा है। और कूलाम्ब बल कैसा है? कम है। मतलब धकेलने वाला बल कैसा है? कम। कम क्यों भाई? प्रोटॉनों की संख्या कैसी है? कम है, तो धकेलेगा भी कम। समझे? आज की वीडियो में हम ये बताएंगे आखिर परमाणु बम कैसे बनाया जाता है, आखिर परमाणु बम यूरेनियम या प्लूटोनियम से ही क्यों बनाया जाता है। क्यों ना हम लोहे से परमाणु बम बना दें, क्यों ना हम हाइड्रोजन से परमाणु बम बना दें, क्यों ना हम अपने गांव के पीछे तलज्जा के पथरा से हम परमाणु बम बना दें। आज की सभी जानकारी हम आज के वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हमें कुछ धीरे धीरे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, जिससे आप खुद अंदाजा लगा लोगे कि परमाणु बम कैसे काम करता है, कैसे बनता है। तो सुनो, हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं ये सब पदार्थ कहलाती हैं। हर पदार्थ के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जिनको परमाणु कहते हैं। आखिर कितने परमाणु होते हैं? आप मान लो इतनी सी कोई चीज है, उसमें 2 से 3 करोड़ तक परमाणु होते हैं। आप कोई चीज लो, उसको तोड़ते जाओ, इतना टूट जाए कि माइक्रोस्कोप से भी ना देखे, उसके लिए स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़े, तो समझ जाओ कि वो चीज अब बहुत छोटी हो गई है। उसके बाद भी उसके लाखों करोड़ों टुकड़े किए जा सकते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके टुकड़े अब नहीं होंगे, तो आपके पास मिलेगा आपको एक परमाणु। उस परमाणु के अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे अपने घर के अंदर कोई चीज होती है ना, वैसे ही सोचो ना, पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, उन परमाणुओं के अंदर भी कोई चीज होती है। तो ऐसा होता है हमारा क्या? परमाणु होता है। इस परमाणु के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। अब ये समझ में नहीं आया, देखो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अंदर कोई चीज रहती है, कोई कण है, समझ में आया ना, कोई कण है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। एक क्वेश्चन ये आया आपके मन में, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में क्यों है? तो इसका जवाब सुनो। कोई वैज्ञानिक हुई, वैज्ञानिक को सोचा हम प्रोटॉन का वजन तोलें, तो प्रोटॉन का वजन निकला कितना? 4 निकला, मान लिया है अपन ने। और न्यूट्रॉन का वजन तोला उन्होंने, तो कितना निकला? 5 निकला। अब सिंपल सी बात है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नाभिक का वजन तोला ना, तो पता है कितना आया? 8। अब आपको लग रहा होगा सर इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लिया होगा, तो सुनो, इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खचरा कण होता है, भग देता है, आ जाता है, भग देता है ना, फेरंतु है नंबर 1 का, इसलिए उसका काउंट नहीं करते। नाभिक के वजन सिंपल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन कहलाता है। आखिर ये वजन कम कैसे हो गया? तो सुनो, ये वजन कम इसलिए हो गया क्योंकि जो एक वजन की कमी है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच एक ताकत बन चुकी है। इस ताकत को हम नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तुम खुद सोचो ना, आखिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय बल होता है, आई कहां से? ये आता है मास डिफेक्ट से। कहां से आता है? मास डिफेक्ट से आता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक मास को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और आइंस्टीन के समीकरण E = mc², कौन सा समीकरण? E = mc² के तहत यदि आप मास खोगे तो वो एनर्जी बन जाएगी, और एनर्जी खोगी तो वो मास बन जाएगा। तो देखो यहां उन्होंने मास खोया, तो यहां क्या बन गई है? एनर्जी बन गई है। यहीं से कॉन्सेप्ट उठाया, यदि अपन इस एनर्जी को ही तोड़ दें, या इस अपन प्रोटॉन नाभिक को ही तोड़ दें, तो क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। सिंपल सी बात है ना, मास तोड़ने पर एनर्जी निकलती है, एनर्जी तोड़ोगे तो वो मास में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही है ना, इसका अपन प्रोटॉन या और न्यूट्रॉन का जो मास को तोड़ देंगे, अपन नाभिक को तोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगी? एनर्जी जनरेट होगी। यहीं से ख्याल आया था किसका? परमाणु बम का। अब समझ में आ गया? अब सुनो, एक डाउट और है
प्रोटॉन पे तो सर प्लस चार्ज होता है, किस पर चार्ज होता है? प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। मान लो इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है ना? 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। याद रखो जो भी पदार्थ है उसमें परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। ये बैलेंस रहते हैं, जितने प्रोटॉन उतने क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। बट सर आपको तो किसी ने बताया था कि जो कूलाम्ब लॉ होता है, कौन सा लॉ? कूलाम्ब लॉ होता है। कूलाम्ब लॉ होता है। कूलाम्ब लॉ 2 प्रकार का होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि प्लस प्लस चीजें रिपेल करती हैं, माइनस माइनस चीजें रिपेल करती हैं, प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं। बट यहाँ तो दिक्कत हो रही है, 2 प्लस हैं, 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉनों पर प्लस प्लस चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं कर रहे हैं? नाभिक फट जाना चाहिए, आखिर फट क्यों नहीं रहा? तो सुनो इसका कारण क्या है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे हैं? 2 2 हैं, कम है, मतलब कैसे हैं? कम है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बल कौन सा लगता है? नाभिकीय बल लगता है। यहाँ नाभिकीय बल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या कम है, न्यूट्रॉनों की संख्या कम है, यानी नाभिकीय बल आराम से उनको कैसा करता है? खींच ले रहा है। क्या ये भाग नहीं रहे होंगे? प्रोटॉन भाग नहीं रहे होंगे? भाग रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ऐसे रिपेल होना चाहते हैं, ऐसे प्रोटॉन अलग होना चाहते हैं, लेकिन नाभिकीय बल ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से उनको खींच के रखे। समझ में आ गया? इसलिए नाभिक फटता नहीं है। अब हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि किसी भी परमाणु में 2 बल काम करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में बांध के रखता है कौन? नाभिकीय बल। और यदि प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाए तो उनको धकेलता कौन है? कूलाम्ब बल। ये तो एक चीज के लिए ठीक है भाई, जिसमें एक परमाणु है एक न्यूट्रॉन है, उसमें तो कूलाम्ब बल कोई नहीं कहलाया, क्योंकि कूलाम्ब बल किसके बीच लगता है? प्रोटॉनों के बीच लगता है। यदि एक से ज्यादा प्लस प्लस वाले हो या माइनस माइनस वाले हो तो उनके बीच लगेगा। मान लो हम कैसे हैं? प्लस है, और एक हमारे पास है बाजू में खड़ा है कोई, वो न्यूट्रल है, तो अपने बीच सिर्फ कोई बल नहीं लगेगा, सिर्फ कौन सा बल लगेगा? नाभिकीय बल लगेगा। लेकिन सुनो, यदि हम प्लस हैं और हमारे बाजू में भी एक प्लस है, तो प्लस प्लस तो रिपेल करते हैं। समझ में आ गया ना? तो वैसे कोई कोई परमाणु, जैसे एक परमाणु होता है हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन कम होते हैं, तो मतलब नाभिकीय बल कैसा होता है? उनमें ज्यादा होता है। कैसा होता है? ज्यादा होता है। समझ में आ गया? यहाँ सुनो, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, यहाँ नाभिकीय बल कैसा है? ज्यादा है। नाभिकीय बल कैसा है? ज्यादा है, यानी खींचने वाला बल कैसा है? ज्यादा है। और कूलाम्ब बल कैसा है? कम है, मतलब धकेलने वाला बल कैसा है? कम। कम क्यों भाई? प्रोटॉनों की संख्या कैसी है? कम है, तो धकेलेगा भी कम। समझ में आ गया है ना? जिसकी वजह से ये स्थिर होता है। कैसा होता है? स्थिर होता है। जैसे कि 2 जने इकट्ठे बैठे हैं ना, उन्हें तोड़ना बहुत टफ होता है। अगर 50 जने बैठे हो, एक लात 2 3 जने उड़ जाए, है ना, पूरे जने भड़क गए। वैसे सुनो, यदि किसी परमाणु में हद से ज्यादा प्रोटॉन है, हद से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा प्रोटॉन है और हद से ज्यादा न्यूट्रॉन है। अब सुनो, अब यहाँ नाभिकीय बल कम होगा। यहाँ नाभिकीय बल कम क्यों होगा? देखो, नाभिक का जो बल होता है बहुत छोटे एरिया में लगता है, नाभिक के बीच बहुत छोटे एरिया में लगता है। जैसे हमारे संग 1 2 जने हुए हैं तो हमारे बीच मस्त नाभिकीय बल लगे, पता चलो मान लो लेने लगी, चारों तरफ गए, मान लगता है तनक तनक जनों पे नाभिकीय बल लगेगा, है ना, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ कूलाम्ब बल खतरनाक होगा। अब कूलाम्ब बल ज्यादा क्यों होगा? सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग हैं तो धकेलने वाला बल ज्यादा हो जाएगा, है ना, और नाभिकीय बल कम हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? नाभिक हो जाएगा अस्थिर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा। और सुनो, जो हल्के तत्व होते हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सोना, चांदी, लोहा, ये सब होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये हल्के तत्व होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के तत्व, क्योंकि इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कम पाई जाती है। ये हल्के होते हैं, इस वजह से इसमें नाभिकीय बल कैसा होता है? बहुत ज्यादा हाई रहता है। जिसमें भाई सिंपल सी बात है, कम जन है, मतलब कम परिवार है, कम परिवार में लोग हैं, तो उसको जोड़ना बिल्कुल आसान है, टूटते नहीं है। वही 80 90 जने हो तो आराम से तोड़ना हो जाता है ना, इसीलिए इसको तोड़ना कठिन हो जाएगा। ऊर्जा भी नहीं निकाल सकते हैं, बट बहुत ज्यादा टफ है। ऐसे तत्वों को हम स्थिर तत्व कहते हैं। समझ में आ गया? हम लोहा से परमाणु बम में क्यों नहीं बना सकते? एक तो क्लियर है कि बम बनाने के लिए नाभिक को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ अपन उसे सकते हैं जो कि अस्थिर हो। अस्थिर कब होगा? जिसमें प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा हो, मतलब तनक मार दे मेरा अपन भी टूट जावे, ताकि उसके नाभिक की ऊर्जा बाहर निकल आए। वैसे ही जो भारी तत्व होते हैं, इनमें नाभिकीय बल कैसा होता है? कमजोर होता है। अब क्यों होता है भाई? 20 50 जने 80 जने इकट्ठे करें, आप देखो नाभिक कौन कौन बल लगे हैं, नहीं लगा सकता है ना भाई। प्रोटॉन होंगे 80 जितने भाई प्रोटॉन होंगे उतने न्यूट्रॉन होंगे। अब देखो, नाभिक तो लगाता है बल्कि नेट टूटो यहाँ से रहो, लेकिन बहुत ज्यादा होने के कारण बहुत ज्यादा तनाव रहता है उनमें, जिस कारण यहाँ पर कौन सा जो कैसा जो भारी तत्व होते हैं, इनमें नाभिकीय बल कमजोर होता है, और कौन सा? कूलाम्ब बल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनको तोड़ना आसान है और इससे ऊर्जा निकाली जा सकती है। इसलिए हम परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे भारी तत्व का यूज करते हैं। समझ में आ गया आपको? आगे हम देखते हैं आखिर भारी तत्व के बारे में देखते हैं। अब हम देखेंगे आखिर भारी तत्व के बारे में। जो भारी तत्व होते हैं उनमें प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए तो भारी होते हैं। भाई एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, मतलब हल्के हैं। अब 50 100 प्रोटॉन है, 100 न्यूट्रॉन है, तो उसको हम भारी तत्व कहते हैं। जो भारी तत्व होते हैं इनमें नाभिकीय बल कम होता है।
अब 50 100 200 जन एक संग खड़े हैं, है ना, 200 लोग एक साथ खड़े हैं और बीच वाला उनको कंट्रोल कर रहा है कि मालक नया भगो नया भगो नया भगो, अंदर की ओर खींच रहा है, नहीं खींच पाता, खींचता तो है लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं करता कि कोई उनको तोड़ ना पाए, आसानी से वो टूट जाते हैं। समझ में आ गया। और इनका कूलम में बल ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है, जब ज्यादा प्रोटॉन होंगे तो प्रोटॉन पे प्लस प्लस चार्ज होता है और प्लस प्लस चार्ज तो आपस में रिपेल करता है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में ऐसा धक्का मारते हैं। लेकिन हल्का सा नाभिक के बल ज्यादा होने के कारण वो अलग नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक नाभिक से यदि अपन किसी चीज से मार रहे, यानी न्यूट्रॉन से ऐसा मार दे, अब क्या सर न्यूट्रॉन ऐसे क्या मार है, तो मालिक न्यूट्रॉन सबसे भारी कण होता है, न्यूट्रॉन से मारेंगे तो आराम से ये नाभिक टूट जाएगा और नाभिक में ऊर्जा निकल आएगी। जितना ज्यादा भारी नाभिक होगा, मतलब जितने ज्यादा प्रोटॉन जितने ज्यादा न्यूट्रॉन होगा, और जितना ज्यादा उसमें क्या मास डिफेक्ट पाया जाएगा, इस मास डिफेक्ट मतलब उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी, और यही ऊर्जा को अपन यदि अपन तोड़ दें तो इससे भयानक रूप में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। ठीक है। और देखो जो भारी निकलती है, ठीक है, और देखो जो भारी तत्व होते हैं इसमें घसाहट होती है, बहुत सारे प्रोटॉन बहुत सारे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जिसकी वजह से धक्का देते हैं, चलो। जब बहुत सारे लोग हैं तो उनमें को पसीना गलत हुई है, कचरा निकलत हुई है, डस्ट निकलता है, वो चीज निकलत है ना, तो उसी चीज को अपन कहते हैं रेडिएशन। भारी तत्व क्या हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, ज्यादा प्रोटॉन और ज्यादा न्यूट्रॉन के कारण। अब ये रेडिएशन क्या है, रेडिएशन कुछ नहीं है, तनाव के कारण उत्पन्न ऊर्जा है, एक तरह की ऊर्जा है रेडिएशन। ये कितने अल्फा बीटा गामा निकलती है, कौन सी निकलती है, अल्फा बीटा गामा निकलती है। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। जो अल्फा होता है ये शरीर के अंदर तो नहीं जा पाता, जब निकलता है ना तो निकलता है ना बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। ये हवा या खाने के माध्यम से हमारे शरीर में चला जाता है और हमारे शरीर में जाके लॉन्ग टर्म नुकसान करता है, कैंसर को बढ़ावा देता है ना, ऐसा कर देगा, हाँ कैंसर हो दो, चलो हो जाएगा कैंसर, है ना। जो बीटा होता है, बीटा भी एक खतरनाक तरीका रेडियो एक्टिव पार्टिकल होता है, ये हमारे मांस को चीर देता है। इसको चीर देता है, मांस को, हमारे डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है बीटा। और गामा खतरा ये बहुत खतरनाक है, ये शरीर के आर पार निकल जाता है। इसलिए परमाणु बम बनाने के लिए प्लूटोनियम और यूरेनियम का यूज किया जाता है। समझ में आ गया कि आखिर लोहा और सोने का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि जो लोहा और सोना चांदी होते हैं ये सब बहुत हल्के होते हैं। हल्के होने के कारण इनमें नाभिकीय ऊर्जा खतरनाक होती है, नाभिकीय बल इसमें बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जिससे इनको तोड़ पाना कठिन होता है। मान लो तोड़ देंगे तो ऊर्जा निकलेगी, भाई जितनी ऊर्जा इनको आप तोड़ोगे ना उतनी ऊर्जा निकलेगी, मतलब क्या निकला, बहुत ज्यादा भारी होती है। इसलिए हम भारी नाभिक वाले तत्वों को लेते हैं, जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम। देखो यूरेनियम पाया जाता है यूरेनियम 239 में, क्या में पाया जाता है, यूरेनियम 239 में। इसका बाकी ठीक नहीं होता है। यूरेनियम पिचर ब्लेंड नाम की चट्टानों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, पिचर ब्लेंड नाम की चट्टानों में। आपको 100 किलो यूरेनियम लेना है, उसमें से 700 ग्राम यूरेनियम ही परमाणु में बनाने के लिए यूज किया जाता है, बाकी बिजली घरों में इसका यूज किया जाता है। जो प्लूटोनियम होता है यह भी एक खतरनाक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इससे भी खतरनाक तरह के रेडिएशन निकलते हैं, है ना। जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम का एक क्रिटिकल मास कहलाता है। देखो क्रिटिकल मास कहलाता है, आखिर कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि ये जो परमाणु बम है लगातार बस्ट होते रहे। मान लो आपने यूरेनियम का एक परमाणु लिया, उसमें आपने ऐसा यूरेनियम दिया, ऐसा तो नहीं मान के न्यूक्लियर रिएक्टर में इसकी रिएक्शन की जाती है, वहां दिया तो फटेगा, उससे भयानक रूप में ऊर्जा निकलेगी। भाई एक बार विस्फोट हो गया, लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए भयानक कंटिन्यूअस रिएक्शन करनी पड़ती है, इसको हम चेन रिएक्शन करते हैं। तो आखिर कितना यूरेनियम लेना पड़ेगा ताकि ये चेन रिएक्शन बन जाए, यानी जो धमाके की प्रोसेस चलती रहे लगातार। तो इसका डिसाइडेड है कितना है, 52 किलोग्राम, कितना 52 किलोग्राम यूरेनियम हो तो इससे चेन रिएक्शन खतरनाक तगड़ी बनेगी, इससे एक परमाणु बम बनेगा। और जो वो प्लूटोनियम होता है ना, प्लूटोनियम 239, इसका जो मास होता है ये सिंपल है, इसका 10 से 12 किलोग्राम लेंगे तो इससे खतरनाक लेवल का हो जाएगा। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो यूरेनियम का था, और 9 अगस्त 1945 जो कि नागासाकी पे गिराया गया था, इसमें प्लूटोनियम 239 का था। अब हम देखेंगे आखिर किसी यूरेनियम पे यदि हम नाभिक का वार करते हैं तो आखिर होता क्या है। ठीक है, तो परमाणु बम बनाने के लिए हम भारी तत्व यूरेनियम या प्लूटोनियम को हम लेते हैं। यूरेनियम और प्लूटोनियम की रिएक्शन सेम होती है। हम क्या करते हैं, यूरेनियम के परमाणु पर हम नाभिक के न्यूट्रॉन को लेते हैं। न्यूट्रॉन एक भारी चीज होती है, इसलिए हम यूरेनियम के परमाणु पर नाभिक से मार मारते हैं। जैसे ये लोग ढांवा पानी नाभिक में देते हैं, बजड़ देते हैं, तो जो नाभिक है ना 2 बराबर भागों में ऐसे टूट जाते हैं। जब बराबर भागों में ऐसे टूट जाते हैं, वे कहते हैं बेरियम और क्रिप्टॉन। और ई के अंदर से क्या निकल आते हैं, 3 न्यूट्रॉन। उनमें बहुत सारे न्यूट्रॉन होते होंगे, लेकिन 3 न्यूट्रॉन निकल आते हैं। अभी तक एवरेज इतने निकले हैं, वैज्ञानिक इतने खोज पाए हैं कि लगभग 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। और भारी मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। इससे निकलने वाले जो 3 न्यूट्रॉन थे ना, ये आगे के यूरेनियम के नाभिक में फिर से कुचड़े जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो 2-2 हिस्सों में क्या करता है, टूट जाता है। उनसे फिर 3-3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, जो कि आगे जाके फिर आगे के परमाणुओं को मारेंगे। और ऐसे एरिया जब कंटिन्यूअसली ऊर्जा परमाणु के न्यूट्रॉन, ऊर्जा न्यूट्रॉन निकलते रहते हैं, इसी को कहते हैं हम चैन रिएक्शन। ये इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इसमें भारी मात्रा में क्या निकलता है, रेडिएशन निकलता है और ऊर्जा निकलती है। जिस जगह पर परमाणु बम का
का वार हो जाए या परीक्षण हो जाए, वहां पर लाखों साल या हजारों साल तक वहां रेडिएशन हो सकता है। ये हर चीज को दूषित कर देते हैं। रेडिएशन के कारण हमारे शरीर में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। आप सोच रहे होंगे इन बेरियम और क्रिप्टॉन जैसे तत्वों का क्या हुआ, तो सुनो, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ये अस्थिर होते हैं, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, स्थिर होकर ये हमारे एटमॉस्फेयर में ही मिल जाते हैं। और ये इनका एज होती है जैसे अपनी साल 100 साल है, इनकी को 500 साल है, कोनो 900 साल है, कोनो की 1000 साल है। सोचो ये लाखों साल तक उसी जगह पर रहेंगे और रेडियो एक्टिव रहेंगे। ऐसे कोई अगर इनको खा लेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, पी लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, छू लेगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जय हिंद।